अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दर्शकों, रात 8 बजे मैंने रजनी चश्मदीद गवाह के दरवाजे पर दस्तक दी और एक तरफ हटकर खड़ा हो गया ताकि वह मुझे पीप होल से न देख सके। दस्तक देने पर दरवाजा नहीं खुला क्योंकि वह वॉशरूम में थी। फिर मैंने इंटरकॉम की घंटी का बटन दबाया। कुछ लम्हों के बाद दरवाजा खुला और भीनी भीनी खुशबू का मुआत्तर झोंका आया। उसने मुझे जैसे महकाकर रख दिया। रजनी का मुस्कुराता चेहरा और पुरशिकोह सरापा दरवाजे में उभरा। दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे पर हैरत छा गई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर वह बुरहम होकर बोली, कौन हो तुम? यह कहकर उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की तो मैंने दरवाजे पर एक लात मारी। दरवाजा इस बुरी तरह रजनी को लगा कि वह अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी। वह फर्श पर गिरकर बेतरतीब और आरी तिरछी हो गई। वह उस वक्त शबे ख्वाब के लिबास में मलबूस थी, जो बेतरतीब होकर उसके मुंह पर आ गया। मैंने बिजली की सी सूरत से दरवाजा बंद किया और उसके सामने खड़ा हो गया। वह तेजी से संभल कर उठ खड़ी हुई और उसने अपनी नाइटी दुरुस्त की। बिखरे हुए बाल दुरुस्त किए, उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसने मुझे खौफजदा निगाहों से देखा और पीछे इस तरह हटने लगी कि कहीं उसे नाइटी में देखकर बेकाबू होकर दबोच न लूं। मेरी जगह कोई और होता तो शायद उसे नाइटी में देखकर अपने ऊपर इख्तियार न रखता। तुम कौन हो? उसने खुद पर फौरन काबू पा लिया था। संभल कर हजानी लहजे में चीखी, यह क्या बदमाशी है? तुम्हें गला फाड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने करख्त लहजे में कहा। तुम लग्जरी अपार्टमेंट में रहती हो जो कि पोश इलाका है। उसकी आंखें खौफ से फटी जा रही थीं। मेरी करख्त आवाज ने उसे और भी बुरी तरह हिला दिया था। वह मुझे घूरती जा रही थी। तुम कौन हो? उसने अपनी फूली हुई सांसों पर काबू पाकर धीमे लहजे में पूछा। उसने खुद पर खासा काबू पा लिया था। अगर तुम पहले ही यह सवाल इस लहजे और प्यार भरे अंदाज में पूछ लेती तो इसकी नौबत न आती, मैंने खुशदिली से कहा। तुम्हें 3 दफा दरियाफ्त करना पड़ा कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारे जैसा मुहज्जब इंसान हूँ। मुहज्जब नजर आता हूँ और फिर तमीज से बात करना आता है। लेकिन जो लोग तमीज और शराफत से बात नहीं करना जानते हैं, उन्हें सलीका भी सिखा सकता हूँ। तुम क्या चाहते हो? वह घबराकर एक कदम पीछे हटी, जैसे उसने मेरी आंखों में जाने क्या देख लिया था। हालांकि मेरी आंखों और दिल में कोई बात नहीं थी। मैं बहुत कुछ चाहता हूँ। मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। यह तो बताओ कि तुम्हारे शौहर मनोहर कहाँ है आजकल? वह अपने शौहर का नाम मेरी जुबान से सुनकर चौंकी। फिर वह खौफजदा सी हो गई और पूछा, क्या तुम उसके दोस्त हो? मैं तुमसे तुम्हारे शौहर के बारे में दरियाफ्त कर रहा हूँ, मैंने स्पॉट से लहजे में जवाब दिया। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वह दुबई गया हुआ है, उसने जवाब दिया। लेकिन मैंने कभी तुम्हें उसके साथ नहीं देखा और नहीं उसके साथ तुम यहाँ आए। उसने क्यों? मैंने कहा। यह जरूरी तो नहीं कि हर दोस्त घर आए और तुम्हारा हसीन मुखड़ा देखे। दोस्त तो बहुत होते हैं जो बाहर भी मिल लेते हैं। उसे जवाब देने और बताने में तमल्लुम सा हो रहा था, जैसे उसका शौहर कोई जुर्म करके फरार हो गया हो। उसके चेहरे पर एक साया सा दौड़ गया। तुम्हारा शौहर दुबई किस लिए गया हुआ है? मैंने अपना सवाल दोहराया। तुम्हें बताने में इतना तजबजब क्यों हो रहा है? वह अपने किसी जाती काम से गया हुआ है। उसकी आवाज में हल्का सा इर्तियाश था। किस काम से गया, यह वह बताकर नहीं गया। हैरत की बात है कि तुम अपने शौहर को तुमसे मुखातिब कर रही हो। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी सोसाइटी में शौहर को ऐसे ही मुखातिब किया जाता है। एहतराम नहीं होता है और नहीं उसकी कोई इज्जत होती है। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। अच्छा यह बताओ कि उसकी वापसी कब होगी? मैं कुछ नहीं कह सकती कि उसकी वापसी कब तक होगी, वह बोली। जिस तरह यह बताकर नहीं गया कि वह किस काम से जा रहा है, उसी तरह उसने अपनी वापसी के बारे में भी नहीं बताया। मैंने वह पूछा भी नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे के मामलात में दखल नहीं देते हैं। शायद 2-1 महीने का अरसा लग जाए। शायद वह वापस ही न आए। क्यों? मैंने उसकी बरीबरी खूबसूरत आंखों में झांकते हुए पूछा। मैं ठीक कह रहा हूँ। वह अपनी जगह से उछल पड़ी। उसके चेहरे का रंग फिक हो गया। उसकी आंखों से खौफ झांकने लगा। यह बात तुम किस बिना पर कह? मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, इस बिना पर कि तुम्हारी बातों से ऐसे लग रहा है
कि मियाँ बीवी में कभी जहनी हमाहंगी नहीं रही, लेकिन जिस्मानी हमाहंगी जरूर रही होगी, क्योंकि तुम किसी क़यामत से कम नहीं हो, शोला मुजस्सम हो। इस नाइटी में तुम्हारा जिस्म शोले की तरह आंच दे रहा है। हमारे यहाँ अक्सर शादियां बेजोर होती है। शादी होने के बरसों बाद गरीब शौहर कहता है कि बीवी से हर वक्त नाचाकी और चपकलिश होती रहती है। घर 10 बरसों से जहन्नुम बना हुआ है। जहनी हमाहंगी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस्मानी हमाहंगी है। इन बरसों में 7 बच्चे पैदा कर दिए। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है? ना, खैर, यह तुम्हारे जाति मामलात है। क्या तुम मुझे बताना पसंद नहीं करोगी? हाँ, आओ आओ। मुझे याद नहीं रहा था। उसके हल्क से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह बौखला सी गई और दहशतजदा सी नजर आ रही थी। उसकी हालत बहुत गैर हो रही थी, जैसे वह अभी ऊष खाकर फर्श पर गिर पड़ेगी। वह बैठक की तरफ बढ़ी। मुझसे एक कदम आगे थी। यकायक वह चकराई। मैं आगे बढ़कर उसे सहारा न देता तो वह फर्श पर गिर चुकी होती। उसने खुद को संभाल लिया। उसका क्या कोमल बदन था, कैसा गुदाज था, तपिश दे रहा था। एक पल में मैं जैसे किसी आतिशफिशां से झुलस कर रह गया था। फिर मैं उसके साथ चलता हुआ बैठक की तरफ बढ़ा। मैंने सोचा, क्या अच्छा हो कि फिर वह एक बार चकरा कर गिरने लगे। बैठक में पहुंचकर उसने सोफे की तरफ इशारा किया। मैं बैठ गया, लेकिन वह बैठी नहीं, खड़ी रही, किसी मुजरिम की तरह। मैंने कहा, तुम बैठ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं बैठा रहूं, तुम खड़ी रहो। यूं भी यह नामुनासिब सी बात है, एक औरत खड़ी रहे। तुम मेरी फिक्र न करो, मैं ठीक हूं, उसने कहा। मेरे बैठने और खड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बेजान लहजे में बोली। फर्क क्यों नहीं पड़ता? मैंने तकरार के अंदाज में कहा। खड़े खड़े तुम्हारे खूबसूरत नाजुक सुरौल पैरों में दर्द होने लगेगा। तुम क्या पीना पसंद करोगे? उसने अपने इज़्तिराब पर काबू पाते हुए पूछा। मेरे यहाँ हर किस्म का शराब है। आखिर इतनी जल्दी क्या है? मैंने हंसते हुए उसे शोक निगाहों से देखा। अभी हम दोनों के दरमियान रस्मी तारुफ भी नहीं हुआ। वह खामोश रही। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम मेरी जात और शख्सियत से बहुत हद तक बेखबर हो। तुम्हारा मुझसे नावाकिफ होना एक तरह की अखलाकी बदतमीजी है, जो हम में से किसी को जेब नहीं देती है। क्या तुम मुझे अपनी तरह बदतमीज समझती हो? क्यों? मेरा नाम रजनी मनोहर है। उसकी आवाज कांप रही थी। लोग मुझे रजनी कहकर मुखातिब करते हैं। मेरे शौहर को तुम जानते हो? मेरा नाम देव है। मैं झीनत का बादशाह हूँ, इसलिए लोग मुझे देव या फिर अवतार के नाम से जानते हैं। मैंने कहा। मैं अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। मुसाफहा के लिए हाथ बढ़ाया। उसने बहुत बेदिली से अपना हाथ बढ़ाया तो उसमें रिशा सा था। उसके दिल में एक खौफ सा दामनगीर हुआ था कि कहीं उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी आगोश में न ले लूं। जब मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो वह बेहद सर्द हो रहा था। वह मुझे गलत समझ रही थी कि इस तन्हाई और हाथ मिलाने के बहाने से फ़ायदा उठाऊंगा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने पूछा। उसका हाथ छोड़ा नहीं, उसे थामे ही रहा। हाँ, उसने मुर्दा लहजे में जवाब दिया। जाने क्यों यकलख्त उसके सीने में सांसों का तलातुम हिचकोले खाने लगा। मैंने उसे सामने वाली कुर्सी पर बिठा दिया। उसकी आंखों से अभी भी खौफ झांक रहा था। वह नर्वस सी हो रही थी। मैंने तुमसे दरियाफ्त की थी कि क्या तुम्हारा शौहर दुबई से वापस आ सकेगा? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मनोहर ने मुझसे कहा था कि वह दुबई में मुस्तकिल रहाइश रखना चाहता है। उसे दुबई बहुत पसंद है, क्योंकि वह रंगीन और बारूद शहर है। हर किस्म की तफरीहात मौजूद है। उसे गए हुए कितना अरसा हो गया है? सच सच बताओ, याद करके। 6 महीने का अरसा बीत चुका है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी थी। वह वहाँ की रंगीनियों में खो गया है। वहाँ क्या कुछ नहीं है। दुनिया के हर मुल्क में औरत, शराब और क्लब है। वहाँ की जिंदगी में जो सुंदरता है वह यहाँ नहीं है। तुम ठीक कहती हो, मैंने उसकी तायद की। वहाँ जो भी जाता है वहाँ के शहर में खो जाता है।
अपने आप को भूल जाता है। क्या मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ ले आऊं? उसने कहा। मुझे बहुत तलब सी महसूस हो रही है। नहीं, मैंने हंसकर कहा। आखिर तुम मेरी खातिर पर तली हुई क्यों हो? मैंने कभी किसी मेजबान को इतना बेचैन नहीं पाया। इसलिए कि मैंने शहर से कुछ नहीं पिया है, वह बेसब्री से बोली। इसलिए पीना चाहती हूँ। अकेली पीने से रही। झूठ मत बोलो। मैं अपनी जगह से उठकर उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसकी बाह पकड़ ली। इसमें झूठ की क्या बात है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम मेरे शौहर के दोस्त हो। क्या मैं तुम्हारी खातिर नहीं करूं? क्या तुम इस बहाने पिस्तौल निकालने के लिए बेचैन नहीं हो? मैंने कहा। क्या तुमने देव को बेवकूफ समझा हुआ है? वह उस लम्हा इस तरह चौंकी जैसे उसे किसी बिच्छू ने डंक मारा हो। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ता चला गया। वह धुली चादर की तरह हो रहा था। वह खौफ व हरास से मेरी तरफ देखने लगी। उसकी हालत बहुत गैर हो रही थी। मैंने उसकी बाह छोड़ दी। मैं अपनी जगह से उठकर दीवार में लगे कैबिनेट की तरफ गया। उसे खोलकर उसमें से व्हिस्की की बोतल और गिलास निकाली। इस औरत की जिंदगी, रहन-सहन और मुआशरत मगरबियत का असर लिए हुए थी। मैंने गिलास में एक पैग डालकर उसमें सोरा मिलाया। फिर उसके पास जाकर उसकी तरफ बहाया। उसने एक ही सांस में चढ़ा लिया। फिर मुझे खाली गिलास वापस कर दिया। मैं गिलास मेज पर रख कर आया तो उसकी हालत कदरत बेहतर नजर आ रही थी। उसके ओसान किसी हद तक बहाल हो गए थे। वह पुरसुकून ही लगी। मैं तुमसे इस कत्ल के बारे में कुछ सवालात करने आया हूँ। मैं उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। तुम मेरा मतलब समझ गई होगी। शांति के कत्ल के बारे में। उसकी आवाज कपक पाई। फिर वह मुझे साकेत पलकों से देखने लगी। हाँ। मैंने इकबाल में सर हिलाया। शाबाश। तुम बहुत हद तक झीन और समझदार हो। मुझे अंदाजा न था। सुन रखा है कि हसीन औरत में झीनत नहीं होती। तुमने यह बात गलत साबित कर दी। मैं गौतम की जानिब से इंक्वायरी कर रहा हूँ। तुम उसे तहकीकात का नाम दे सकती हो। क्या तुम खुफिया पुलिस के आदमी हो जो तहकीकात करने आए हो? उसने पलके झपकाकर पूछा। इंस्पेक्टर तो तहकीकात कर गया। मैं खुफिया पुलिस का आदमी नहीं हूँ बल्कि प्राइवेट सुरागरसीन हूँ। मैंने जवाब दिया। पुलिस ने अपना फर्ज अदा किया है और अब मैं। उसके अंदर एक नुमायां सी तब्दीली हुई। उसके चेहरे पर किसी कदर तमानियत सी छा गई। उसने अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि जिस तरह आए हो उसी तरह वापस चले जाओ। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। तुम क्या, तुम्हारे बाप भी इन सवालों का जवाब देंगे जो मैं पूछूंगा? मैंने तेज लहजे में कहा। उसने तैश के आलम में कुर्सी से उठना चाहा। मैंने उसके शाने पर दबाव डालकर उसे कुर्सी पर बिठा दिया। उसका हाथ पकड़ लिया। सुनो मिसेज रजनी, तुम्हें मेरे एक एक सवाल का जवाब देना होगा। मैंने कदरत करख्त लहजे में कहा। तुम एक मासूम और बेगुनाह लड़के को कानून के हवाले करके उसे सजा नहीं दिलवा सकती हो। वह अपनी माँ और बहन का वहीद सहारा है। मेरा बयान तुम कल के अखबारात में पढ़ लेना। उसने मुजाहिमत करके एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मैं एक ही बात बार बार दोहराना नहीं चाहती हूँ। कल मेरा सारा दिन पुलिस, अखबार वालों और फोटोग्राफरों की नज़र हुआ रहा है। लेकिन तुम्हें गौतम की बूढ़ी माँ और उसकी जवान बहन के बारे में कुछ मालूम है? मैंने तलख लहजे में पूछा। उनका चैन व सुकून गारत होकर रह गया है। उन पर एक क़यामत टूट पड़ी है। उन पर लम्हा लम्हा भारी और अजियतनाक हो रहा है। वह जहन्नुम में जाएं। वह बिफर कर बोली। मुझे एक कातिल की माँ और बहन से कोई दिलचस्पी नहीं। तुम अच्छी तरह सुन लो। जहन्नुम में कौन जाता है, यह तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा। मैंने बुरहमी से कहा। तुमने गौतम को ख्वामख्वाह क्यों फंसवाया? वह कातिल है। एक मासूम औरत का कातिल। वह हजानी लहजे में चीख कर बोली। क्या तुम चाहते हो कि कातिल को आज़ाद छोड़ दिया जाए? तुम झूठ बोल रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा लहजा और आंखें झूठ की चुगली खा रही है। जरा आईना देख लो। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। वह एकदम से भड़क उठी। उसने अपनी दस्ती घड़ी में वक्त देखा तो वह बेचैन सी हो गई।
मैंने अपनी दस्ती घड़ी में वक्त देखा। फिर उसकी तरफ। तुम अभी से इतना बेचैन क्यों हो रही हो? श्याम के आने में अभी आधा घंटा बाकी है। कौन श्याम? वह इस तरह से उछल पड़ी जैसे करंट लगा हो। उसका चेहरा मुतग्गिर हो गया। क्या वह तुम्हारा दोस्त है? तुम्हारा नया शिकार? मैं मुस्कुरा दिया। जिसके इंतजार में तुम शहर से घड़ियां गिन रही हो और उसके तसव्वुर में दिन भर से डूबी हुई हो। लेकिन रात श्याम के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ गुजरेगी, मुहब्बत भरी और अहदो पैमान की दिलकश बातों में। क्या? उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने सहमी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं किसी श्याम को नहीं जानती और नहीं तुम्हें। तुमने आईना देखा है? मैं तुम्हें 10 मिनट भी रुकने नहीं दूंगी। क्या तुमने मुझे मालमुफ्त समझ रखा है? हाँ। मैंने सर हिलाते हुए अपनी टांगे सोफे पर फैला दीं। उसकी तरफ चुपके से देखा। श्याम को बहुत अच्छी तरह जानती हो और इतनी देर में मुझसे भी। क्या मैं खूबसूरत और वजीह मर्द नहीं हूँ और फिर दराज कद भी तो हूँ? मैं न तुम्हें जानती हूँ और नहीं किसी श्याम को। उसकी जुबान लड़खड़ाई। उसने यह बात दोबारा कही थी। तुम जाते हो कि नहीं? वह हैजानी लहजे में चीखी। नहीं। नहीं तो? उसने आखिरी फिक्रा धमकी आमिज जो कहा था उसे अधूरा छोड़ दिया। नहीं तो क्या? मैंने हंस कर कहा। क्या तुम पुलिस को बुलाओगी? अगर ऐसी कोई हसरत है तो बोल लो। मेरी तरफ से इजाजत है। हाँ। उसने पैर फर्श पर पटक कर कहा। मैं चीख चीख कर पड़ोसियों और पूरी बिल्डिंग वालों को इकट्ठा कर लूंगी। तुम जानती हो कि इन लग्जरी फ्लैट वालों तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचेगी। मैंने कहा। उनमें से अक्सर बाहर गए होंगे। जो होंगे वह रंगीन फिल्में देख रहे होंगे। चलो, ऐसा ही सही। तुम एक कोशिश करके देख लो। मैंने खड़े होकर बहुत इत्मीनान से कमीज और पतलून उतार कर सोफे पर डाल दी। एक अंडरवियर और बनियान में कुर्सी पर बैठ गया। वह कुछ लम्हा तक मेरी हरकत को हैरत और गुस्से से देखती रही। फिर बल खाकर वह टेलीफोन की तरफ बढ़ी। उसने रिसीवर उठाया था कि मैंने उसे बहुत प्यार भरे लहजे में मुखातिब करके कहा, तुम देव से लड़ नहीं सकती हो। तुम अक्ल से काम लो, वरना पछताओगी। तुम्हारी झीनत की ऐसी की तैसी। वह बिगड़ गई। पुलिस आएगी तो तुम्हारी खाल उधेर कर रख देगी। तुम्हारा तिया पांचा कर देगी।